खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मंत्री हरदीप पुरी का फूंका पुतला। मिनी सचिवालय पर जमकर हुई नारेबाजी। लिपिक भर्ती में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कलेक्टर पर हमलावर हुए जिला प्रमुख। कहा, प्रोटोकॉल को इग्नोर कर करती है मेरी बेइज्जती। कार धुलाने गए युवक को हॉकियों से पीटकर लूटा। अलकापुरी में हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। और स्कॉर्पियो का टायर फटने से कांस्टेबल की गई जान। जयंती फैक्ट्री के पास हुई दुर्घटना। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। एप्स्टीन फाइल को लेकर महिला कांग्रेस ने अलवर के मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पुतला फूंका गया। जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एप्स्टीन फाइल में महिलाओं और बच्चियों के साथ शोषण के मामलों पर आक्रोश जताया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक साफिया खान विशेष रूप से मौजूद रही। साथ ही बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस से जुड़ी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहीं। सभी ने एक स्वर में महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि एप्स्टीन फाइल में सामने आए तथ्यों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। महिला कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और कड़ी सजा की मांग की है। उधर इस दौरान नीतू सैनी, एडवोकेट शकुंतला सैनी, एडवोकेट रुक्मणी सैनी, पूर्व पार्षद उर्मिला सैनी, सुनीता शर्मा, डॉक्टर राजकुमारी सोलानिया, रेखा चौधरी, मनीषा सैनी और रामा देवी चावरिया आदि की मौजूदगी रही। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अलका लांबा जी के अध्यक्ष है हमारे, उनके नेतृत्व पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। टी-शर्ट कैंपेन चल रहा है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी पीएम ने इसमें समझौता कर लिया है जेफरी एप्स्टीन से, क्योंकि वो खूब लिप्त है और उनके केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप पुरी, वो इसमें लिप्त हैं। बड़े फख्र से कह रहे हैं, हम 5 बार उनसे मिले, तो वो जेफरी एप्स्टीन से क्या मिले हैं? क्या उनसे फाइनेंस ले रहे थे? आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सारिका सिंह जी के नेतृत्व में जिला स्तर पर हमने सभी महिला कांग्रेस ने यहाँ पर आकर जो हरदीप सिंह पुरी है उससे इस्तीफे की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि जो हरदीप सिंह पुरी है वो जेफरीन से मिला हुआ है, फाइल में उनका नाम स्पष्ट रूप से जाहिर हुआ है। तो हम सभी लोग ये चाहते हैं, महिला कांग्रेस, कि महिलाओं के साथ जिन लोगों का ऐसे समझौते हैं उस चीज़ पे हम लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि महिला कांग्रेस सभी ज़मीन पर आके नहीं और आंदोलन करेगी जब तक जो अपने ये हरदीप सिंह पुरी है इस्तीफा ना दे दे। हम ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि एप्स्टीन को लेकर केंद्रीय मंत्री पुरी की मुलाकातों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। हालांकि पुरी ने साफ तौर पर कहा है कि इस फाइल में सामने आए मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर के मतभेद जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के साथ पुराने रहे हैं। अदालत के एक हालिया फैसले के बाद छिल्लर फिर तीखे तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रशासनिक निर्णयों को लेकर असहमति जताई है। गौरतलब है कि अलवर जिला परिषद में हुए लिपिक भर्ती फर्जीवाड़े की जांच अब स्वतंत्र अधिकारी की ओर से की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि उन अधिकारियों से जांच नहीं कराई जाए जो पूर्व में भर्ती काल में जिला परिषद में तैनात रहे हैं। अगर ऐसा किया जा रहा है तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं सरकार ने भी अपना जवाब पेश कर कहा है कि यह जांच 30 जनवरी से अन्य अधिकारियों से कार्रवाई जा रही है। जिला परिषद में बड़े पैमाने पर लिपिक भर्ती फर्जीवाड़े सामने आने के बाद सरकार ने इसकी जांच जिला कलेक्टर को सौंपी थी। उन्होंने एडीएम और एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम बनाई। टीम ने कई केस फर्जी पकड़े और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी। इस रिपोर्ट के बाद 2 लिपिकों पर एक्शन लिया गया। वहीं मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए थे कि कलेक्टर आर्तिका शुक्ला इस भर्ती के दौरान जिला परिषद में सीईओ के पद पर रही हैं और ऐसे में वे जांच नहीं कर सकती। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच स्वतंत्र अधिकारी या समिति से करवाई जाए।
उसी अधिकारी से इस मामले की जांच कराना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। उधर जिला प्रमुख छिल्लर के अनुसार उन्होंने सरकार को कई बार लिखा था कि इस मामले की जांच दूसरे अधिकारी से करवाई जाए। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सब स्पष्ट कर दिया। जिला प्रमुख ने कहा कि कलेक्टर द्वारा प्रोटोकॉल की अनदेखी कर अक्सर उन्हें अपमानित भी किया गया। ये जो कलेक्टर अलवर लगी हुई आरती का शुक्ला, ये मेरी सीईओ थी पहले। इसके कार्यकाल में जो घटना हुई उसको दबाने के लिए इसने अन्यायजायज कर्मचारियों के खिलाफ जांच करती रही, ऊपर अधिकारियों को मिसगाइड करती रही। मैं उस चिट्ठियों को लिखता रहा कि साहब ये गलत है, ये अपनी जांच को छुपाने के लिए जांच कर रही है। हर चिट्ठी डेट वाइज मैं लिखता रहा डिपार्टमेंट को, और ये डिपार्टमेंटली काम हर आदमी को मिसगाइड करते रही, हर नेता को, हर अधिकारी को मिसगाइड करती रही। भाई आज राजनीति में क्या होता है कि आदमी जो मिसगाइडेंस हो, हमें भी अपमानित करती रही बार बार। जहां भी गए हमारा प्रोटोकॉल को इग्नोर करती रही, परंतु हालात और स्थिति को देखते हुए हम भी कुछ नहीं बोल पाए। आज कोर्ट ने उसका फैसला किया। कोर्ट ने लिख दिया कि भाई ये लेडी अपना पद का दुरुपयोग कर रही इंटेंशनली, वो सब चीजें उसकी आ गई। अब तो मैं हर नोटशीट को निकाल के मैं तो जीवन में ये तय करूंगा कि मुझे अननेसेसरी ये लेडी कहीं भी नुकसान पहुंचे। इसका पति भी आईएएस है, ये भी आईएएस है, ये पद का दुरुपयोग करेगी। और मैं तो कोर्ट में इस बात के लेकर जाऊंगा कि भाई ये लेडी मुझे बार बार अपना पद का दुरुपयोग करते हुए, अपनी जितनी भी मैंने चिट्ठियां लिखी मेरे पद के दौरान, मैंने इसकी एसीआर भी लिखी है, उसका भी ध्यान देते हुए इसको अलवर कलेक्टर लगाया गया। अलवर कलेक्टर लगाने से पहले मैं दूसरी पार्टी में था, फिर मैं जिस पार्टी में आ गया उस पार्टी में भी इसने अपना पद का पूरी तरह से किसी भी तरह मैनेजमेंट करके हर जगह हर आदमी को मिसगाइडेंस करने का काम किया। तो भी इन पे जांच होनी चाहिए। ये तो स्टेट लेवल की जांच कमेटी होनी चाहिए। इसने हर जांच को, हर कर्मचारी को दबाने का काम किया, और क्यों किया वो तो मैं नहीं कह सकता हूं पॉलिटिकल किसके कारण की। अपनी सच्चाई ये है कि राजनीति में इसने जितना लोगों को खराब करना चाहिए था, और मैं तो भविष्य के अंदर कोर्ट में जाऊंगा। पति पत्नी दोनों आईएएस हैं, मुझे दबाने का काम करेंगे। सरकार हमारी है, सरकार हमारी रहेगी, परंतु जिन लोगों के कोई मिसगाइड कर रखा उनको मैं भी नहीं समझा सकता। हर तरह का व्यक्ति होता है कि मैं सफाई देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं सच्चाई पैदा करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं सच्चाई को छुपा नहीं सकता हूं। जिन लोगों को मिसगाइड कर रही है महिला, उन अधिकारी, उन नेताओं को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जिन अधिकारियों को मैं कुछ नहीं कह सकता, पर सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। ये कोर्ट ने आदेश दिया, मैं ये चिट्ठियां, मेरी जितनी चिट्ठी डेट वाइज लिखी उसका कोई किसी ने पालना की स्टेट लेवल पर, एक एक डेट वाइज चिट्ठी लिखी हुई है, और मैंने प्रेस नोट किया है। इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। भाई सच्चाई को छुपाने वाला व्यक्ति, साथ देने वाला व्यक्ति तो गलत है। मैं कहीं भी गलत हो रहा हूं तो मुझे बताइए। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ता हूं, मैं राजनीतिक बातें कभी नहीं करता हूं। मैं कुल मिलाकर इस बयानबाजी के बाद अलवर के प्रशासनिक एवं राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कार वॉश कराने आए युवक को कार से बाहर निकालकर लाठी हॉकी से जमकर पीटा गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। घटना बुधवार दोपहर की और गुरुवार को पीड़ित के पिता की ओर से कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। युवक अलकापुरी पुलिया के पास थार कार की वॉश करवा रहा था और स्वयं कार में ही बैठा था। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 6 से अधिक युवक एक काली कार और बाइकों पर सवार होकर मुंह पर रुमाल बांधकर पहुंचे। आते ही आरोपियों ने थार का शीशा तोड़ दिया और युवक को कार के अंदर ही पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसे बाहर निकालकर बीच सड़क पर लाठी डंडों और हॉकी से बेरहमी से मारपीट की। कुछ युवकों ने उसे पकड़ रखा था जबकि अन्य उस पर वार करते रहे। इस दौरान आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। उधर पीड़ित युवक लियाकत के पिता ने हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट करवाई है। इसमें राहुल बाउंसर, मोनू मीणा, परमजीत, प्रवीण गुर्जर, बंटी सिंह, जहीर, लोकी सिंह और अनुराग मीणा सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही युवक के गले से चांदी की चेन और जेब में रखे 13,000 रुपए भी छीनने का आरोप है। साथ ही पुलिस में रिपोर्ट में करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।
उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयंती फैक्ट्री से कुछ दूरी पर शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में आरएसी के कांस्टेबल की मौत हो गई। ड्यूटी से लौटते समय उनकी स्कॉर्पियो का टायर अचानक फट गया और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के कोठियारी का बास निवासी 48 वर्षीय अशोक कुमार मीणा कटी घाटी में रात्रि ड्यूटी पर तैनात थे। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे वे अपनी निजी स्कॉर्पियो से ड्यूटी समाप्त कर गांव लौट रहे थे। इसी दौरान जयंती फैक्ट्री के पास अचानक वाहन का टायर फट गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी तेज रफ्तार में पेड़ से टकरा गई। हादसे में अशोक कुमार मीणा को गंभीर चोटें आई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय सामान्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी भिजवाया गया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंप दिया गया। मृतक अशोक कुमार मीणा के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उनके पिता रामकिशन मीणा विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। सर हुआ जो देखो अभी हमको पता नहीं है इतना इस चीज के बारे में, बाकी ऑन ड्यूटी थे वहाँ पे। अब उसके बाद की प्रक्रिया का हमको पता नहीं है। हमको तो सुबह कॉल आया था, हमने उसके बाद में आके संभाला। बच्चे वगैरह कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। नहीं सर 2 लड़के 2 लड़का 1 लड़की, 3 बच्चे। ड्यूटी कहाँ लग रही है इनकी? अलवर। मतलब शुरू से ही लग रही है? आरएसी में? आरएसी में कांस्टेबल। फिर आपको कब सूचना लगी? हमको सुबह सूचना लगी 5:30 बजे 6 बजे के आसपास। और घटना कब की बता रहे हैं पुलिस वाले? घटना 4:30 बजे से सुबह। हाँ मतलब रात्रि गश्त में ड्यूटी थी? हाँ ड्यूटी गश्त में थी। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर महुआ खुर्द क्षेत्र में एक बाइक चालक द्वारा सरेआम हाईवे पर खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक ने अपनी मोटरसाइकिल को एक टायर पर काफी दूरी तक तेज रफ्तार में दौड़ाया। इस दौरान चालक ने खुद की एवं हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। प्रत्यदर्शियों के अनुसार बाइक चालक लगातार स्टंट करते हुए वाहनों के बीच से इधर उधर निकलता रहा। हाईवे पर चल रहे लोगों ने इस खतरनाक करतब का वीडियो भी बना लिया, जो अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि मेगा हाईवे पर इस प्रकार के स्टंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की ओर से प्रभावी कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि वायरल वीडियो के आधार पर बाइक चालक की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। खुशखेड़ा कारोली औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। गुरुवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती एक और घायल युवक जुन्नू ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 16 फरवरी को हुए इस हादसे में 7 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए थे। घटना के बाद 4 गंभीर घायलों को दिल्ली रेफर किया गया था। भिवाड़ी पुलिस के एएसपी अतुल साहू ने बताया कि पिछले 4 दिनों में 2 घायलों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मृत घोषित किए गए जुन्नू को हादसे वाले दिन ही दिल्ली रेफर किया गया था। चिकित्सकों के अनुसार वह लगभग 90% तक झुलस गया था और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। गौरतलब है कि अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए इस धमाके ने औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर की एक फाइनेंस कंपनी के पूर्व कर्मचारी पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हड़पने और मारपीट करने का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद एनईबी थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसके फाइनेंस लिमिटेड की अलवर शाखा की ओर से लीगल मैनेजर प्रगट सिंह ने एसीजेएम नंबर 2 अलवर कोर्ट में शिकायत दी थी। कंपनी का कहना है कि उनकी अलवर ब्रांच में कलेक्शन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी जतिन सिंह नरूका ने ग्राहकों से वसूली गई किस्तों के पैसे कंपनी में जमा करवाने के बजाय खुद रख लिए। एरिया लीगल मैनेजर नितेश मुदगल के अनुसार आरोपी ने 30 और 31 अगस्त 2025 को अलग अलग ग्राहकों से कुल 2,21,452 रुपए इकट्ठे किए थे। आरोप है कि ये पैसे खातों में जमा नहीं कराए गए। बाद में 3 सितंबर को 28,500 रुपए और 16 सितंबर को 40,000 रुपए जमा कराए गए, लेकिन 1,52,952 रुपए अब तक जमा नहीं किए गए हैं। 1 अक्टूबर 2025 को उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके अलावा 24 अक्टूबर 2025 को सानिया अस्पताल के पास जब कंपनी के लीगल मैनेजर ने उससे बाकी राशि के बारे में पूछा तो उसने गाली गलौज एवं मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि एनईबी थाने और एएसपी को शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 3 नवंबर को फिर पुलिस अधीक्षक को डाक से शिकायत भेजी गई। वहीं कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट के आदेश पर अब थाना एनईबी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
विधानसभा परिसर में प्रदर्शन के दौरान जूली ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला। बाद में उन्होंने सदन के भीतर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए सरकार पर प्रहार किए। मीडिया से रूबरू होते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील और सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर की धरा से पंचायती राज का जो पौधा रोपा था, भाजपा उसे उखाड़ने पर तुली है। ऐसे में नियमानुसार 5 साल में चुनाव नहीं करवाए गए हैं। इसके अलावा केंद्र ने एक्ट में बदलाव कर राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने का चक्रव्यूह रचा है। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार को बेवजह सदन में बोलने से रोका गया। ऐसे में विधायक दल की बैठक कर आगामी निर्णय लिया जाएगा। पूरी धैर्यता के साथ सदन की जितनी भी कार्रवाई हुई है उनमें पूरा सहयोग दिया है। जहां सरकार की कमियां हैं उनको उजागर किया है। कहीं अच्छाइयां कोई नजर तो आई नहीं, फिर भी अगर हल्की फुल्की कहीं रही है तो उनको हमने अप्रिशिएट ही किया है। लेकिन इस प्रकार से नहीं कि जो मर्जी जो करेंगे। यहाँ 2 साल 5 साल की चर्चा कराई बिना नियमों के, बिना तय कार्यक्रम के, बीएससी के अलावा इन लोगों ने कराई। पत्नी की मौत के बाद पति और परिजन उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करने हरिद्वार गए और शातिरों ने फायदा उठाकर सूने मकान में चोरी कर डाली। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी से कपड़े और 60,000 रुपए चोरी कर लिए। मामला अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित सोहनलाल वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी गुड्डी देवी का 16 फरवरी को निधन हो गया था। इसके बाद 22 फरवरी को पूरा परिवार अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गया हुआ था। इस दौरान मकान सूना पड़ा हुआ था। रात के समय अज्ञात चोर पीछे के रास्ते से घर में घुसे और ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे कपड़े और 60,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। पड़ोस में रहने वाली सोहनलाल की बहन ने रात को ही संदिग्ध आहट सुनकर शोर मचाया, लेकिन यह शातिर फरार हो गए। अखेपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। घर में हम सब हरिद्वार जी गए थे, पूरा परिवार। हमारी वाइफ की मृत्यु होने पर 22 तारीख की बात है, ये 22/2/26 की। तो रात्रि को करीबन नहीं तो 1:30-2 बजे 1:30 के बीच में चोरी हुई है हमारे घर पे। अच्छा, हमारे फिर हल्ला मचाया है हमारी बहन ने, तो वहाँ पे हल्ला मचाया तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए। फिर किसी के पास मोबाइल नंबर थे मेरे, तो वहाँ मेरे को मोबाइल किया था हरिद्वार में। रात्रि को जब वहाँ से कंट्रोल रूम को हमने फ़ोन किया, कंट्रोल रूम वाले आए थे। तो आप यहाँ कब आए थे? हम 23 तारीख की शाम को आए थे सर। 23 तारीख की शाम को आए तो जब हमने देखा तो सारा फैला हुआ पड़ा हुआ था। ये क्या क्या सामान ले गए आप? कपड़े ले गए, पोतों उनके तो कपड़े ले गए थे। फिर उनमें के कुछ कपड़े तो ऊपर है, कुछ वो ले ही गए थे। पुराने कपड़े तो छोड़ गए थे, नए कपड़े ले गए। पैसे कितने ले गए? पैसे 60,000 के आसपास है। आपको ये किनकी डेथ हो गई थी? मेरी पत्नी की डेथ हुई थी, बुद्धि देवी की। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित हिंद पाउडर फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी की पैनल से नीचे गिरकर जान चली गई। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक प्यारेलाल नवादा बिहार का रहने वाला था और लंबे समय से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। प्यारेलाल पैनल पर चढ़कर क्रशर में पत्थर डाल रहा था और अचानक वह नीचे जमीन पर आ गिरा। गंभीर रूप से घायल कामगार ने ESIC अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक प्यारेलाल के परिवार में 4 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। वहीं उसके परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और फैक्ट्री संचालक से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग उठाई। साथ ही आरोप लगाई कि फैक्ट्री संचालक सिर्फ 50,000 रुपए देकर अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है। उधर फैक्ट्री के संचालक अश्विनी गुप्ता ने बताया कि मृतक प्यारेलाल फैक्ट्री में सीढ़ी लगाकर कबूतर पकड़ रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। वो प्लांट में काम करने गए थे, मतलब कुछ देर कुंडी भरे, फिर आए, फिर गए पैनल पर चढ़े, मिस्त्री खोजे का खोजे, किस लिए मिस से हो गया पता नहीं, वहीं पे नीचे गिर गया। अच्छा, कब आए थे गांव से? गांव से तो करीब 2-2.5 महीने हो गए। कौन सी कंपनी है? हिंद केमिकल। क्या बनता है उसमें? पाउडर बनता है। अच्छा, कितनी उम्र थी इनकी? 50। अच्छा, तो ये क्या कर रहे थे उस टाइम? उस टाइम कुंडी भर के आ रहे थे। कुंडी भरे आ रहे थे, पैनल पर गए, मिस्त्री से कोई बात होगी। अच्छा, तो कितनी दूरी से गिरे हैं? करीब ये 24-25 फीट। उसके बाद कहाँ ले गए आप? उसके बाद तो SI गया। SI। अच्छा, फिर क्या बताया डॉक्टर ने? फिर तो डॉक्टर बोल दिया एक्सपायर। तो कब हो गए थे एक्सपायर?
करीब 10 बजे रात में। कबूतर पकड़ने के लिए सीढ़ी पे चढ़ गया रात को और सीढ़ी डिसबैलेंस हो गई, सीढ़ी से ये गिर गया और गिरते ही इसका सर फट गया। कितने दिनों से काम कर रहा है ये? ये ठेकेदार के पास काम करता है, हमारे पास हमारे उस पे नहीं है, ठेकेदार के उस पे है ये। कौन सी कंपनी है, क्या नाम है? अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद अब ये क्या हुआ कि वहाँ ये SIC लेके गए थे? हाँ, ये SIC लेके गए। वहाँ क्या बताया था? वहाँ उन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं है। अब जैसा कि इनका कहना ये है कि पैनल पे काम कर रहे थे, पत्थर के रेसर पे डाल रहे थे। नहीं, कोई नहीं डाल रहा था, गलत है, सब कुछ गलत है। अच्छा, हाँ, सब कुछ गलत है। क्रेशर का काम दिन में होता है, रात में नहीं होता। तो ये रात को कब की घटना है सर? ये 8:30 बजे। 8:30 बजे। क्या नाम है सर आपका? अश्वनी गुप्ता। अलवर कृषि उपज मंडी सहित जिले भर में नई सरसों की आवक शुरू हो गई है। अलवर मंडी में रोजाना करीब 10,000 कट्टे सरसों की आवक हो रही है। मंडी व्यापारी राम अवतार गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में सरसों के भाव 5,000 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं। गुप्ता ने बताया कि देश भर की मंडियों में प्रतिदिन लगभग 8 लाख कट्टे सरसों की आवक हो रही है। मंडियों में अधिकतर नमी वाली सरसों आ रही है, जिसके कारण गुणवत्ता के अनुसार भावों में अंतर देखा जा रहा है। जैसे जैसे मौसम साफ होगा और सूखी सरसों की आवक बढ़ेगी, बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार के पास इस समय करीब 2.5 लाख टन सरसों का स्टॉक मौजूद है, जिससे बाजार में अचानक तेज उछाल की संभावना कम है। वहीं किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी उपज को अच्छी तरह सुखाकर मंडी में लाएं, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके। अभी क्या है, स्टार्टिंग अभी आमद पहले अभी 10-15 दिन पर आमद थी, 4,000 कटेगी, 5,000 कटेगी। अब ये 2-3 दिन से आमद, अब कल हमारी मंडी थी, कल 10-12,000 कटेगी आमद। और देखा जाए तो अपने आसपास की मंडी है, खेड़ली हुई आमद 15-20,000 कटेगी आमद है। महुआ है, मंडावर है, या दौसा मंडी में आधी मंडी बोली हुई है, आधी मंडी बोली हुई है, आवक ज्यादा आ गई थी। और वहां भी कल बाजार 150 रुपए टूटे कल, जो सूची में दी थी 63 रुपए परसों, जो कल रहेगी 650 रुपए, 150 रुपए टूटे कल। तो आगामी दिनों में भाव क्या बढ़ेंगे या घटेंगे? आगामी दिनों में क्या कारण क्या है कि बढ़ने की उम्मीद तो है नहीं। कारण यह है कि मतलब गवर्नमेंट के पास पुराना स्टॉक 2.5 लाख टन से बाकी है, 2.5 लाख टन से बाकी है। उसका लगा लो करीब 60 लाख कट्टे बनते हैं। तो गवर्नमेंट पुराना माल अपना बेच दिया, डेली का 20,000 टन बेच दिया, कल 15,000 टन बेच दिया। अब बाकी मेरे हिसाब से 1 मार्च को 2.5 लाख टन के आसपास से बाकी आएगी। और नया माल गवर्नमेंट लेगी। अभी गवर्नमेंट लेगी तो अभी मॉइस्चर आ रहा है 25 मॉइस्चर, 30 मॉइस्चर, 20 मॉइस्चर। गवर्नमेंट किए 6 मॉइस्चर का माल और गवर्नमेंट रेट है 6,200। और हमारे मंडी माल बिक रहा है, मॉइस्चर का माल है जैसे 24-25 मॉइस्चर का भाव 51-52 रुपया, सूखा माल का भाव है 8-7 मॉइस्चर भाव 650 रुपया। लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने जिले में संचालित मदर हब एवं स्पोक लैब्स में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला अध्यक्ष मयंक शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। अतिरिक्त जिला मंत्री मुखराम मीणा ने बताया कि लैब के स्थान पर कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। इसमें पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों का अभाव है। इसके अलावा सरकार के साथ हुए MOU का उल्लंघन करके अप्रशिक्षित स्टाफ को लगाया गया है। संघ से जुड़े कुंज बिहारी शर्मा ने बताया कि काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल में संचालित मदर लैब में रिपोर्ट समय पर नहीं आती। इससे चिकित्सालय में मरीजों एवं स्टाफ के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। लैब में विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ लगाए गए टेक्नीशियन रजिस्टर्ड एवं प्रशिक्षित नहीं है। जिला अध्यक्ष मयंक शर्मा ने इसे लेकर कार्रवाई एवं सुधार की मांग उठाई है। ज्ञापन देने के दौरान ओम प्रकाश सैनी, ज्वाला सिंह राजपूत, सुनील दत्त शर्मा और कुंज बिहारी शर्मा आदि उपस्थित रहे। जाबांज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर श्री परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से शुक्रवार को नेहरू पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर यहां उनकी विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के संयोजक मोहित पंडित ने बताया कि आज ही के दिन नेहरू गार्डन में शहीद चंद्रशेखर आजाद की अष्ट धातु निर्मित प्रतिमा स्थापित की गई थी। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति, साहस और बलिदान की प्रेरणा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे चंद्रशेखर आजाद के विचारों को आत्मसात करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। अलवर में 4 वर्ष पूर्व श्री परशुराम कला मंदिर समिति के द्वारा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की राजस्थान की सबसे बड़ी अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा स्थापित हुई थी। वो आज का ही दिन था, 27 फरवरी को। संयोग ऐसा है कि आज ही शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि भी है
तो प्रतिमा स्थापना दिवस के रूप में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आजाद जी की पुण्यतिथि पर आजाद जी को श्रद्धा सुमन संस्था श्री परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा अर्पित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में आज तो कोई मुख्य अतिथि नहीं है, आज कोई वरिष्ठ अतिथि नहीं है, यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम है इसलिए, लेकिन कार्यक्रम में शहर की लगभग सभी बड़ी हस्तियां पधारी हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ व्यापारी और संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता जी पधारे हैं, वरिष्ठ समाज सेवी गोपीचंद शर्मा जी पधारे हैं, अलवर जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष श्री विशंबर दयाल जी वशिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ में रेणु मिश्रा जी शिक्षाविद हैं, निशा ज्योति जी पधारी हैं, राज गुप्ता जी हैं। इस तरह से संस्था के अशोक आहूजा, महेश मुदगल आदि बहुत सारे लोग यहाँ पधार कर मिलकर गीत संगीत और भजन के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी को। श्री महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति अलवर द्वारा आगामी 3 मार्च को मोती डूंगरी स्थित होटल स्वरूप बिलास में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। समिति अध्यक्ष कपिल गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय डाटा रहेंगे, जबकि स्वागत अध्यक्ष सदैव विजय गुप्ता रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सीए श्री कृष्ण गुप्ता के सानिध्य में किया जाएगा। समारोह का उद्घाटन आरएएस हेमंत कुमार करेंगे और अध्यक्षता आईपीएस रमाकांत गुप्ता द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे एवं आपसी सौहार्द और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। समिति ने समाज के सभी सदस्यों से अधिक संख्या में शरीक होने की अपील की है। इस समारोह में पारंपरिक रंगों की झलक दिखेगी, वहीं संगीत एवं आपसी मिलन के माध्यम से होली पर्व की खुशियां साझा की जाएंगी। श्री महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति अलवर की ओर से आप सभी को सादर आमंत्रण। दिनांक 3 मार्च 2026 को शाम 4:30 से होटल स्वरूप विलास में होली मिलन एवं प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर हम अलवर शहर के अपने होनहार और प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करेंगे, जो हमारे समाज का गौरव हैं। समिति के अध्यक्ष श्री कपिल गुप्ता जी ने सभी समाज बंधुओं से कार्यक्रम में पधारने का आग्रह किया है। आप सभी सपरिवार पधारकर होली मिलन का आनंद लें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। समारोह के पश्चात सुरुचिपूर्ण भोजन की व्यवस्था भी की गई है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। अलवर के जोहड़ा पटेल नगर स्थित श्री वृंदावन चंद्रमा महाराज मंदिर में शुक्रवार को फागोत्सव मनाया गया। पुजारी मोनू शर्मा ने बताया कि महिला मंडली की अध्यक्ष चंद्रभागा शर्मा के नेतृत्व में फाग के भजनों पर महिलाओं ने नृत्य किया, वहीं एक दूसरे को गुलाल लगाया गया। इस मौके पर श्री राधा कृष्ण की भव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान भगवती यादव, मुकुट सैनी, कृपा प्रजापत, शकुंतला सैनी, ललता सैनी और मीरा सैनी आदि की भी मौजूदगी रही। वहीं प्रभु की आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। यह आयोजन हर वर्ष विश्व शांति और कल्याण की भावना के साथ किया जाता है। मोहल्ला पटेल नगर स्थित मंदिर श्री वृंदावन चंद्रमा जी महाराज मंदिर परिसर में बड़े हर्षोल्लास के साथ फागोत्सव मनाया गया। फागोत्सव में फूलों से होली खेली गई, गुलाल से होली खेली गई, भगवान की है जो राधा कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। इसी के साथ भजनों की इसमें बहुत महिलाओं ने है जो नृत्य किया, खूब झूम झूम कर सब नाचे और गाना गाया। सबों ने गीत गाए, भजनों पर नृत्य किया और इसी प्रकार लास्ट में भगवान की झांकी सजाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। अलवर शहर सहित जिले में शुक्रवार को आंवला एकादशी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखते हुए आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की। मान्यता के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और उनका पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस अवसर पर गायत्री मंदिर स्थित आंवले के वृक्ष की पूजा सैकड़ों महिलाओं द्वारा की गई। इस मौके पर उन्होंने कथा भी सुनी। गायत्री परिवार के सदस्य दौलत राम शर्मा ने इस पर्व के महत्व की जानकारी दी। आंवला वगैरह से ये जो है स्वास्थ्य के लिए इसकी पूजा की जाती है, ताकि मनुष्य के जीव में जो शरीर में पंच तत्व है उनकी रक्षा हो सके। और इसके पीछे जो दूसरा महत्व है ये क्या है कि आंवला वगैरह इन दिनों में अपने ऋतु परिवर्तन होती है। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ ये भी संदेश देती है कि अपने खान पान में हम सात्विकता का संचार करें। इस तरह से इसका पूजन किया जाता है। महिलाएं इसमें व्रत करती हैं, एक टाइम भोजन करती हैं और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करती हैं, सात्विक भोजन करती हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। इस मौके पर महिलाओं ने सूत के धागे से वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए पूजा अर्चना की। गायत्री मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पहुंची। उधर पंडित अशोक मिश्रा ने बताया कि फागुन शुक्ल
पक्ष एकादशी के इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति और भौतिक सुख समृद्धि हासिल होने की मान्यता है। एक श्रद्धालु महिला ने भी इस बारे में कुछ जानकारी प्रदान की। मास की एकादशी को आती है शुक्ल पक्ष की। इस दिन आंवला की पूजा होती है। इस दिन महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, अच्छी कामना के लिए आंवले की पूजा करती हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय ढहरा शाहपुरा में विशेष विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर का मुख्य विषय नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर कानूनी जागरूकता रहा। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन, दीप प्रज्वलन एवं नालसा थीम सॉन्ग के साथ हुआ। मुख्य वक्ता डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मुकेश कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को एनडीपीएस एक्ट की बारीकियों से अवगत करवाया। उन्होंने नशे से संबंधित अपराधों में मिलने वाले कठोर दंड और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं विधि विशेषज्ञ डॉक्टर किशोर डुडानी ने नशे के वैज्ञानिक पहलुओं और पीड़ितों के पुनर्वास की जानकारी दी, जबकि प्रशिक्षु विधि विद्यार्थी मोनालिसा शर्मा एवं सिमरन सोनी ने नशे के दुष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों से अवगत करवाया। शिविर के मुख्य वक्ता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने कहा कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। उन्हें नशे के विरुद्ध खुद संकल्प लेने के साथ ही समाज को भी जागरूक करना चाहिए। अलवर के चेतन एनक्लेव स्थित श्री श्याम मंदिर की ओर से जगन्नाथ मंदिर सुभाष चौक से तीसरी ध्वज यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर ने बाबा श्याम की पूजा अर्चना के साथ दीप प्रज्वलन किए। इसके बाद ध्वज यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर मंदिर के महंत बने सिंह यादव एवं सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ 151 ध्वजों की यात्रा निकाली गई। इसके बाद भंडारे का भी आयोजन रहा। देखो, श्याम बाबा की जो यात्रा जगन्नाथ जी के मंदिर से होकर चेतन एनक्लेव जो मंदिर है बाबा श्याम का, वहाँ ये पदयात्रा जाएगी। ये दूसरी पदयात्रा है बाबा खाटू श्याम जी की, जो यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर से होते हुए, बाजारों से होते हुए वहाँ से अपने चेतन एनक्लेव जी का जो मंदिर है श्याम बाबा का, वहाँ ये यात्रा वहाँ पधारेगी। और इस यात्रा में 151 ध्वज लेकर जो माताएं, पुरुष जो भी इस यात्रा में जा रहे हैं, भगवान श्याम जी की कृपा उन पर बनी रहेगी। जो भी अपनी मनोकामना लेकर इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, प्रभु श्री श्याम उनकी यात्रा मंगल में रहे, उनकी कामना को पूरा करे। और इस तरीके से जो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ी पूरे भारतवर्ष में चल रहा है कि इस समय जो फाग का महीना है, इसमें खाटू श्याम जी की बहुत सारी पदयात्राएं खाटू धाम के लिए जा रही हैं। कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मीणा गंडूरा ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत श्रमिकों की समस्याएं सुनी। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई। संवाद के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड को भी श्रमिक हितों के खिलाफ बताया। मीणा ने पिछली कांग्रेस सरकार की जनहितकारी एवं श्रमिक हितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर उपस्थित मनरेगा मजदूरों ने श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध करने का संकल्प लिया। वार्ड नंबर 42 खुदनपुरी में नरेगा मजदूरों से मुलाकात कर रहे हैं और आज हम इनको बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का द्वारा जो ये कानून लाया गया था, ये आपके हित में कितना था। और आज भाजपा सरकार द्वारा जो ये नए 4 कानून मनरेगा मजदूरों के ऊपर थोपे गए हैं, जो इनके रोजगार को ख़त्म करते हैं, आप लोगों की रोजगार की गारंटी को ख़त्म करते हैं और आप को जो 100 दिन का रोजगार मिलता था, उस रोजगार को ख़त्म करते हैं। आज इस भाजपा सरकार ने आप लोगों के ऊपर एक अत्याचार किया है, आपके काम को ख़त्म किया है और आने वाले समय में आपका ये मनरेगा कानून ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करने आया हूँ कि मजदूर भाइयों, आपको इन 4 नए कानूनों का विरोध करना है, ये आपके हित में नहीं है। और राहुल गांधी जी और माननीय डॉक्टर उदित राज जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको हमारा साथ देना है, कांग्रेस पार्टी का साथ देना है, राहुल गांधी जी का साथ देना है। तो आप यदि सहमत हैं कि भाई हमारा ये काम हमें निरंतर मिलता रहे, आपके वार्ड में मिलता रहे, आपके पंचायत में मिलता रहे, तो यदि आप समर्थन करते हैं तो आप बोलिए कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। राजस्थान विधानसभा में पंचायती राज एवं अनुदान की मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास पर बानसूर एमएलए देवी सिंह शेखावत ने विचार रखे। अपने संबोधन में उन्होंने ग्रामीण ढांचे को और अधिक सशक्त बनाने, पंचायतों को पर्याप्त अधिकार एवं संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की जरूरत बताई। विधायक शेखावत के अनुसार विधायक एवं सांसद की तरह सरपंचों को भी मानदेय के साथ
स्वनिधि प्रदान की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मांग संख्या 52 और 53 पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार। माननीय, वैदिक काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते आए हैं। वैदिक काल में हमारे जो गांवों की व्यवस्था थी उसको सभा, समिति या विदत कहा जाता था। उसके बाद अथर्ववेद और बौद्ध काल में जो गांव का मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। उसके बाद की अपन बात करें तो दक्षिण भारत में जो चोल शासन था उसमें पंचायतों को उर कहा जाता था। ये जो स्वशासन की धारणा, इस पर काफ़ी समय पहले से ही काम हो रहा था और 1687 में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम का गठन अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। उसके बाद में राजस्थान की अगर बात करें तो हमारे यहाँ माउंट आबू में नगर पालिका का 1687 में गठन प्रथम बार हो गया था। ये एक स्वशासन की अवधारणा थी। इसके साथ अगर स्टेट टाइम की हम बात करें तो 1923 में बीकानेर स्टेट में प्रथम बार पंचायत अधिनियम आ गया था। 1957 देश के आज़ाद होने के बाद प्रथम बार बलदेव राज मेहता की समिति बनी। उस समिति के माध्यम से त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई और पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर में पंचायत राज की स्थापना हुई। माननीय बलदेव राज को हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करने का मुखिया कहा जाता है। पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता है। इसमें पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर की जो व्यवस्था दी वो बलदेव राज जी ने दी। इसके बाद में अशोक मेहता जिन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था का फार्मूला दिया और प्रथम बार SC ST को पंचायत राज में आरक्षण की बात की। इसके बाद GV राव समिति बनी। उन्होंने 4 स्तरीय व्यवस्था का हवाला दिया और महिला सशक्तिकरण के लिए पहली बार उन्होंने ये कहा कि पंचायतों में महिला का होना जरूरी है। अहलावत डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर एवं भाजपा नेता सुनील अहलावत के अनुसार केंद्र सरकार ने अग्निवीर सैनिकों के लिए दिल्ली पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अग्निवीर सैनिकों के लिए पुलिस में आरक्षण का प्रावधान किया है। साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्यों में कदम उठाए हैं। इससे 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सैनिक आरक्षण के आधार पर पुलिस में नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अहलावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि अन्य कई सुविधाएं भी अग्निवीर जवानों को दी जा रही हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में युवक अग्निवीर योजना से जुड़ रहे हैं। वहीं अहलावत डिफेंस एकेडमी में इसके लिए युवाओं को तैयारी करवाई जा रही है। इस दिशा में आवश्यक सलाह और सुझाव भी दिए जाते हैं। सर, भारतीय सेना में आपने लंबे समय तक सेवाएं दी है, आप पूर्व सैनिक रहे हैं। अब भारतीय सेना के जो अग्निवीर के जवान हैं उनको दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, कई जगह आरक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। आप इस घोषणा को किस तरह से देखते हैं? पूर्व सैनिक, आपको काफ़ी अनुभव है। देखो, क्या है कि ये बहुत अच्छा किया है। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि 4 साल बच्चा जो नौकरी करके आता है तो उसको आते ही यहाँ बेरोजगार होने की ज़रूरत नहीं, उसको तुरंत अपना राजस्थान पुलिस में भी और दिल्ली पुलिस के अंदर भी आरक्षण दे दिया। उन बच्चों को आते ही वहाँ ज्वाइन करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी गर्व की बात है। हमारा मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी ये घोषणा कर दी कि भाई जो भी राजस्थान से जो बच्चे जाते हैं आर्मी के अंदर और वो आते हैं तो आते ही उनको हम राजस्थान पुलिस में, CISF में, BSF में या दिल्ली पुलिस में उनको आरक्षण देंगे। जैसे सर, पूर्व सैनिक होते हैं जो अग्निवीर का, उनको 4 साल की कठोर ट्रेनिंग भी रहती है, काम भी करते हैं, तो वो हथियार चलाना या जो ट्रेनिंग के दौरान आतंकवादियों से निपटने तक की उनको रहती है। कई बार पुलिस के जवान आतंकवादी या ऐसे बड़े अपराधियों से, गैंगस्टरों से सामना नहीं कर पाता। वो लगता है कि भारतीय
जो अग्निवीर के जवान हैं वो अगर पुलिस में जाते हैं तो पुलिस को एक ताकत मिलेगी, बल मिलेगा? देखो, उनको ताकत बल पूरा मिलेगा, क्योंकि वो 4 साल में जवान तैयार हो जाता है। उसको हथियार चलाना, उसको सेफ्टी करना, देश की सुरक्षा करना, सारा उसी से वो गुजरता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है कि जो कि बंदा 4 साल में वहाँ से जब आता है यहाँ, तो सेना से जब तैयार करके जो होके आता है तो उसको सारी ट्रेनिंग मिल जाती है वहाँ। तो यहाँ आते ही उसको पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, CISF BSF में उनको यहाँ जो ये आरक्षण दिया है, बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है कि जो बच्चा आते ही यहाँ ज्वाइन कर ले। तो जिस तरह से टेंशन रहती है अग्निवीर को, भाई 4 साल बाद पता नहीं मुझे सेना में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब दिल्ली पुलिस में या कहीं भी पुलिस में, देश के तमाम पुलिस में अगर आरक्षण मिलता है तो एक टेंशन अग्निवीर की दूर होगी और ये अग्निवीर ज़्यादा लोकप्रिय होगी और जो भ्रम चल रहा है, भ्रांतियाँ चल रही हैं, वो दूर होंगी। आपको लगता है कि फायदा होगा? बिल्कुल। देखो, ये सारे पूरे प्रदेश में कर दिया घोषणा, योगी जी ने भी कर दिया है, यूपी में भी, और हमारे राजस्थान में भी भजनलाल जी ने कर दिया है। तो सभी स्टेट में ये हो गया कि जो भी अग्निवीर आता है आकर के यहाँ पे अपना आते ही ज्वाइन कर लो। उनको कोटा दे दिया, 25% 30% कोटा की घोषणा पहले ही कर रखी थी, अब और बढ़ा दिया, 50% कोटा दे दिया। तो क्या है कि यहाँ बंदा जब आएगा वो तो उसको बेरोजगार बैठने की जरूरत नहीं, वो तुरंत अपने दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करो, BSF में, CISF में और राजस्थान पुलिस में करो। आप इसका स्वागत करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत ही ये अच्छी योजना है। और सभी इसमें क्या है कि 4 साल जो अग्निवीर है ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सभी बच्चों का नंबर आ जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो दिल्ली पुलिस में जब आरक्षण दिया है तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, आपको लगता है अमित शाह धन्यवाद के पात्र? हाँ बिल्कुल, अमित शाह बहुत हमारे गृह मंत्री हैं, वो उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कि जितने भी युवक हैं उनको आते ही बेरोजगार न बैठे, वो उनके लिए उनको आरक्षण दे दिया। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने प्रदेश के ओड समाज को SC में शामिल करने की मांग विधानसभा में रखी है। इसके लिए जिला ओड समाज सभा समिति के अध्यक्ष कश्मीर सिंह मजोका ने उनका आभार व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्र सरकार से ओड समाज को SC श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग की है। मजोगा के अनुसार यह समाज बेहद पिछड़ा हुआ है। ऐसे में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में ओड समाज को SC में लिया जाना चाहिए। फिलहाल प्रदेश में उन्हें OBC में शामिल किया हुआ है। इसके लिए समाज का प्रतिनिधि मंडल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से भी मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, भारत के विभाजन से पूर्व राजसिक एवं ओड समुदाय की बहुत संख्या पाकिस्तान में निवास करती थी, जो कि विभाजन के समय जमीन जायदाद व सारा सामान छोड़कर जान बचाकर भारत मात्र 2 कपड़ों में खाली हाथ उजड़कर भारत पहुंचे थे। ये अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए देश के अलग अलग प्रांतों में जा बसे। आज़ादी के 75-76 वर्ष होने के बाद भी राजसिक व ओड समाज के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से स्थिति बहुत ही दयनीय है। वे गरीबी रेखा से भी निचले स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली के चलते अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दिला सके, जिससे आज भी राजसिक व ओड समाज के लोग बेरोजगार व अशिक्षित हैं और समाज का एक भी व्यक्ति राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के पद पर कार्यरत नहीं हो सका और राजनीतिक स्तर पर भी कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। राज्य में 5 लोकसभा क्षेत्र और 24 विधानसभा क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। देश में राजसिक व ओड समाज के लोग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली आदि अलग अलग प्रांतों में निवास कर रहे हैं, जो कि एक ही समुदाय के लोग हैं। 2007 में पंजाब और 2016 में हरियाणा राज्य में राजसिक व ओड समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जा चुका है, जबकि राजस्थान में OBC में हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि राजसिक व ओड समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कार्रवाई कर इन्हें राहत प्रदान करावें। धन्यवाद। पहली तो ओड समाज पूरे की तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते सुखवंत सिंह को धन्यवाद देता हूं कि एक हमारे पिछड़े समाज की विधानसभा में मांग उठाई और उसके साथ साथ में हमारा प्रतिनिधिमंडल उनको जाके विधानसभा
पर भी उनको मुबारकबाद दिया है। ऐसे पहली बार हुआ है जो कि हमारे समाज की मांग उठाई गई है, जो कि राजस्थान में। इसके साथ साथ कि हम 5 स्टेटों में हम एससी में आते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश वगैरह में। इसके बावजूद भी हमारा समाज को राजस्थान में एससी में नहीं लिया जा रहा है। मेरी सरकार से गुजारिश है, प्रार्थना है कि वो हमें एससी में शामिल किया जाए, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि और समाज को भी एससी का दर्जा दिया जाए। सर, एससी समाज में शामिल करने की मांग है, किस तरह की गरीबी है, किस तरह के हालात खराब है समाज में, दर्शकों को बताएंगे आप? आज और समाज की पूरे और समाजों से तुलना की जाए तो सबसे पिछड़ा और समाज है, क्योंकि और समाज आज अपना घर बार छोड़ के दूसरे स्टेटों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जाके अपना काम करते हैं, जिससे कि बच्चों की शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। उनके वंचित होने से रोजगार भी बच्चों को नहीं मिलता। शिक्षा ही एक आधार है जिससे रोजगार मिलता है, और जब समाज पलायन करता है इस वजह से उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। आज सरकार से मेरी प्रार्थना है और आर्थिक हिसाब से हमें एससी में शामिल किया जाए। तो आपका कहना है सर, समाज में गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसके कारण समाज विकसित नहीं हो पा रहा है, शिक्षित नहीं हो पा रहा है, समृद्ध नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, ये है मेन कारण है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से कमजोर है समाज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और
मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूंगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। निजी बस संचालकों की हड़ताल खत्म हो गई है। इसमें अलवर सहित अनेक जिलों के संचालक शामिल थे। उधर परिवहन मुख्यालय में हुई बैठक में जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुरुषोत्तम शर्मा और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कुछ मांगों पर सहमति बनी और शेष मांगे भी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद जल्द पूरा करवाने के लिए जयपुर कलेक्टर सोनी ने आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई और उसमें यह डिसीजन लिया कि जो कुछ बिंदुओं पे हमारी सहमति हुई है, कुछ अभी पेंडिंग है जो विधानसभा खत्म होने के बाद में उस पर कार्रवाई हो जाएगी। श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश पदाधिकारी महिपाल सिंह ने अजमेर में प्रधानमंत्री के आगमन पर यूजीसी एक्ट को लेकर विरोध करने का ऐलान किया है। ऐसे में प्रदेश भर के पदाधिकारियों के निवास पर जाकर जानकारी ली जा रही है। साथ ही अलवर के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका के घर भी पुलिस पहुंची। साथ ही जानकारी ली कि अजमेर प्रदर्शन में अलवर से भागीदारी की क्या स्थिति है। मालाखेड़ा स्टेशन के समीप स्थित बाबा श्याम के मंदिर में फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ऐसे में मंदिर मार्ग पर यातायात भी बाधित हुआ। श्रद्धालु राजाराम चौधरी और राजेश चौधरी ने बताया कि मालाखेड़ा कस्बे के राजगढ़ गेट हनुमान मंदिर से ध्वज यात्रा आरंभ की गई। साथ ही श्याम मंदिर प्रांगण पहुंचकर निशान अर्पित किया गया। भक्त डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए बाबा के प्रांगण पहुंचे। यहाँ जगह जगह प्याऊ लगाने के साथ प्रसाद वितरण का भी इंतजाम किया गया था। मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में 20 वार्ड हैं और इनमें फॉगिंग शुरू कर दी गई है। क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के साथ ही मक्खी मच्छर जैसे कीट पतंगों पर अंकुश के लिए यह कदम उठाया गया है। पालिका अधिशासी अधिकारी सुलेखा शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड, अस्पताल रोड, बाजार, हॉस्पिटल, थाना, फकीर मोहल्ला और सुभाष चौक आदि में फॉगिंग करवाई गई है। अकबरपुर कस्बे में आंवला एकादशी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने समूह बनाकर आंवला वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने व्रत रखकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा की और दीप जलाए। साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। स्थानीय श्रद्धालु लीला देवी, राजबाला गुप्ता और कमली ने बताया कि आंवला वृक्ष की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज फागुन मास की आंवला एकादशी है। इसको सभी महिलाएं करती हैं, व्रत भी रखती हैं। घर में धन लक्ष्मी के लिए, पुत्र वृद्धि के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है और उपवास करती है, अन्न नहीं खाती है, इसमें फलाहार ही करती है। आज आंवला 11 से हमारे पूजन करवाए हैं शुक्ल पक्ष को। अच्छा, तो शुक्रवार है आज और सबको सुख शांति दे, सब पूजन करो। तो अपने सब एक साथ पूजिए, एक साथ जी, भगवान से दुआएं करिए कि सबके लिए अच्छा हो और अपने परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए विष्णु जी के उसकी पूजा होती है। अकबरपुर में चेक डैम एवं जल स्रोत पुनर्जीवन कार्यक्रम का पूरा होने पर हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोका ग्रुप के प्लांट हेड जोशी, सीनियर मैनेजर विनोद एवं बीनू उपस्थित रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व मनीष कुमार सक्सेना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वर्ल्ड विजन इंडिया के प्रतिनिधि सोलोमन सहित सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल की भी मौजूदगी रही। उधर अभियंता मन्ना चौधरी ने पुलिया स्थल एवं शमशान घाट के निकट निर्मित चेक डैम से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला।
वहीं प्लांट हेड ने बताया कि इस पहल से बारिश का पानी सहेजने में मदद मिलेगी। प्लांट हेड रोका, ये जो 2 एनिकेट्स हमने बनाए हैं, ये कुछ करीबन हमारा जो बजट था उसका 30 लाख के आसपास हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। और ये सारे पूरे गांव वालों के लिए हमें हेल्प करेगा वाटर लेवल को अप करने के लिए, और जो पानी को रोक के उसको इस्तेमाल करने के लिए हेल्प करेगा पूरे गांव के लिए अकबरपुर में। तो ये आज इसका उद्घाटन था, हमने हैंडओवर किया है इसको, और ये पिछले 3-4 महीने में जो एक्टिविटी हुई वो आज कंप्लीट हुई है और हैंडओवर कर दिया है ये हमने कंप्लीट गांव के लिए। वाटर फाउंडेशन और रोका की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारी ग्राम पंचायत में जल संचय के जो काम किए हैं, 2 चेक डैम बनाए हैं और एक जोड़ के जीर्णोद्वार का जो काम किया है, उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने आगे के भविष्य के बारे में सोचा, हमारे गांव का जो अगली पीढ़ी है उसके लिए पानी बचाने के बारे में जो सोचा है, उसके लिए दोनों ही टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सरकार से भी जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में हमारे इस गांव ग्राम पंचायत को ले रखा है, वहां से भी हमको पूरा सहयोग मिल रहा है और हम भविष्य में जल बचाने के पूरे प्लानिंग में हैं। सर कौन कौन सी जगह बनाए? 2 चेक डैम हमारे उसमें बने हैं, जिसको काली खोल का नाला बोलते हैं, एक शमशान घाट के पास, एक पुलिया के पास, तथा गांव का जो मेन जोड़ है उसमें भी जीर्णोद्वार का काम इन्होंने अभी थोड़ा करवाया है। मैंने इनसे निवेदन किया है कि और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द भविष्य में इस जोड़ का और सौंदर्यीकरण ये इनके द्वारा करवाया जाएगा। सर ऊंचाई कितनी है चेक डैम की और भराव क्षमता कितनी रहेगी? अगर चेक डैम की ऊंचाई 5.5 फीट है और उसमें जितनी लंबाई तक वो रहेगा वो भरेगा और पानी रिचार्ज होगा। भविष्य में हमारे बोरिंग कुओं में पानी का वाटर लेवल ऊंचा आएगा। इस मित्र मंडल राजगढ़ की ओर से फागुन एकादशी को श्याम बाबा की द्वितीय नगर भ्रमण और भव्य ध्वजा रैली निकाली गई। पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि कस्बे के कारोट शिव मंदिर में ध्वजाओं के पूजन के बाद बाबा श्याम को बग्घी में विराजित किया गया। यहाँ सैकड़ों श्याम भक्त बाबा के जयकारे लगाते एवं नृत्य करते हुए चल रहे थे। माघ में जगह जगह पर पुष्प और इत्र वर्षा भी की गई। यह रैली जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां श्याम बाबा की महाआरती कर प्रसाद बांटा गया। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को बाबा श्याम की द्वितीय नगर भ्रमण और कलश यात्रा भारत मार्ग स्थित निजी शिक्षण संस्थान से निकाली गई। यह बाबा श्याम की निशान यात्रा राजगढ़ कस्बे के प्रमुख बाजारों से होती हुई चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंची, जहां बाबा श्याम का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। उससे पूर्व सुबह प्रातःकाल बाबा श्याम की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा की ध्वजा रैली को रवाना किया गया और इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा और रंग भरी होली के माध्यम से भजनों की गीत गाते हुए सभी भक्तगण इस महोत्सव में शामिल हुए। बाबा श्याम की जगन्नाथ मंदिर पहुंचने पर महाआरती हुई और प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया गया। बात खैरतल की, जहां अग्रवाल भवन में समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत श्री अग्रसेन महाराज के जयघोष के साथ हुई। वहीं सर्वसम्मति से सतीश अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक के दौरान संदीप अग्रवाल ने अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से किए जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर ओम प्रकाश मंगल ने समर्थन किया। इसी क्रम में पवन अग्रवाल के प्रस्ताव पर आयुष गोयल सहित संगठन से जुड़े सदस्यों की सहमति के बाद मनोज गर्ग को अध्यक्ष घोषित किया गया है। अंत में समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सामाजिक गतिविधियों को गति देने का संकल्प लिया गया। खैरतल की पुरानी अनाज मंडी से श्री श्याम मंदिर से गुरुवार श्याम बाबा श्याम की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। श्री श्याम सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय श्री श्याम फागुन मेले के तहत आयोजन हुआ। रथ यात्रा प्रमुख मार्गों से होकर वापस मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और जयकारे लगाए। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फूलों से भी होली खेली। इस अवसर पर ऋषिराज अग्रवाल, कमल शर्मा, अमन शर्मा, श्याम सुंदर खंडेलवाल, राकेश प्लाटू, दीपांशु गुप्ता और पप्पी जांगिड़ आदि मौजूद रहे। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सुधीर कुमार यादव खैरतल तिजारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ विभिन्न स्थानों से आए राजस्व कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और पुष्पवर्षा के साथ यादव का अभिनंदन किया गया। समारोह में अजय कुमार, दीपक धवन और नितिन कालरा आदि द्वारा स्वागत किया गया। वहीं राधेश्याम धानका, जगदीश गुप्ता और विशाल गुप्ता के नेतृत्व में जिले के कर्मचारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का विशेष अभिनंदन किया। बाद में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक भी की गई।
वक्ताओं ने संगठन के हितों पर चर्चा की। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सुधीर यादव ने कहा कि सभी मिलकर ही संगठन को और अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली बना सकते हैं। फागुन मेले के पावन अवसर पर खाटू धाम में तिजारा क्षेत्र की संस्थाएं भी सेवा और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। अजीतगढ़ में रिंगस रोड स्थित गोधावली भैरू मंदिर में श्री श्याम प्रेमी सेवा संघ तिजारा द्वारा विशाल सेवा शिविर संचालित किया जा रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण, विश्राम एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका से भी बाबा श्याम के भक्त सेवा शिविर में सेवा भावना से जुड़े हुए हैं। यहाँ राजेश यादव, जगदीश यादव, श्री भगवान, मामन सिंह यादव, कुलदीप, राधेश्याम जांगिड़, महावीर जांगिड़ और महावीर आदि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही तिजारा की श्याम पदयात्रा सेवा समिति तिजारा द्वारा 46वीं श्री श्याम निशान यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में अखंड ज्योत के साथ बाबा के शाही दरबार की आकर्षक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। तिजारा कस्बे में कोर्ट के पास दो कारों की आपसी टक्कर हो गई। प्रत्यदर्शियों के मुताबिक दोनों कारें तेज रफ्तार में रेस लगा रही थी। नियंत्रण खोने पर वे आपस में टकरा गईं और सड़क किनारे स्थित एक दुकान एवं शिकंजी के ठेले से जा भिड़ी। ऐसे में दुकानदारों को नुकसान हुआ है और ठेला संचालक को चोटें भी आई हैं। वहीं दोनों कारों के चालक और सवार मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक कार को जब्त कर लिया गया है। थानागाजी क्षेत्र के ग्राम डेरा स्थित हनुमान बगीची में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने शुक्रवार को 6वें दिन श्री हनुमान जन्म कथा सुनाई। आयोजन से जुड़ी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि शनिवार को श्री महापुराण कथा का समापन किया जाएगा। वहीं 1 मार्च को सुबह 10:15 बजे हवन के बाद भंडारा होगा। ग्राम पंचायत डाडोली में वीबी राम जी की रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला संयोजक एडवोकेट अशोक वर्मा की उपस्थिति रही। इस अवसर पर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया। वहीं संगठन की विचारधारा एवं जनहित की योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा सभी कार्यकर्ताओं एवं ग्रामवासियों का आभार जताया गया। और वहीं भाजपा मंडल प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत भूरियावास में वीबी राम जी कार्यक्रम को लेकर रात्रि चौपाल रखी गई। मुख्य वक्ता जिला प्रवक्ता नरेश धानावत ने सभी ग्रामीणों को इसमें हुए बदलावों के बारे में बताया। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरीश पायला, मंडल अध्यक्ष विश्राम गुर्जर, संयोजक राधेश्याम शर्मा, बूथ अध्यक्ष राजेश गुर्जर और छोटे लाल गुर्जर आदि उपस्थित रहे। नीमराना नगर पालिका क्षेत्र में आबादी के बीच मनमाने ढंग से सेफ्टी टैंकों को खुले में खाली किया जा रहा है। ऐसे में अधिशासी अधिकारी को नगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट वेद प्रकाश सैनी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही निर्धारित स्थानों पर ही अपशिष्ट निस्तारण पर जोर दिया गया। वहीं नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस दौरान संजय कुमार यादव, महावीर चरखिया, अतर सिंह, संजय कुमार, प्रशांत कुमार शर्मा, नेत्राम सैनी और रामनिवास सैनी आदि उपस्थित रहे। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आएंगे। यहां वह राजस्थान को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों एवं योजनाओं की सौगात प्रदान करेंगे। जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दक्षिण अशोक गुप्ता के नेतृत्व में 30 मंडलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अजमेर जाएंगे। सुबह 5 बजे अलवर से रवाना होकर 8 बजे दूदू पहुंचने के बाद यहां स्थापित केंद्र पर रिपोर्टिंग की जाएगी। इसके बाद वे सुबह 9 बजे कायड़ विश्राम स्थली अजमेर स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मंत्री हरदीप पुरी का फूंका पुतला। मिनी सचिवालय पर जमकर हुई नारेबाजी। लिपिक भर्ती में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कलेक्टर पर हमलावर हुए जिला प्रमुख। कहा, प्रोटोकॉल को इग्नोर कर करती है मेरी बेइज्जती। कार धुलाने गए युवक को हॉकियों से पीटकर लूटा। अलकापुरी में हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। और स्कॉर्पियो का टायर फटने से कांस्टेबल की गई जान। जयंती फैक्ट्री के पास हुई दुर्घटना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL
टीवी, भरोसा अलवर का।